काफ़ी सारी लेजिस्लेशन जो है वो हुकूमत ने कर ली है। 26वीं आईनी तरमीम भी आ गई, आईनी जजेस को भी मुकर्रर कर दिया गया, जजेस की तादाद भी बढ़ा दी गई, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में भी इजाफा कर दिया गया। तो क्या अब ये समझ लिया जाए कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है इनकी पोजीशन जो है वो अब मजबूत और कंसोलिडेट हो चुकी है? और दूसरी तरफ अब खान साहब का लाए अमल क्या होना चाहिए? बड़ी मुश्किल क्वेश्चन कर दिया आज। तो लगता है कि ये पर्चा जो है आउट ऑफ कोर्ट मुझे लगता है सवाल से थे। देखिए जी, क्राइसिस ये है जी कि इस वक्त आवाज पड़ी मेरी मुझे वापस आ रही है। राना साहब जरा वो ठीक करें, एको हो रही है आवाज उनकी, आवाज एको हो रही है आई थिंक। जी जी देखिए जी, जहां तक तो आईनी तरामीम का ताल्लुक है, मुझे तकलीफ होती है कि अब 7 दहाई हो गई हैं, हम मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, टेम्परेरी अरेंजमेंट जो है ऐसे ही कि एक इश्यूज के ऊपर जो रिएक्टिव पॉलिसीज नहीं होती कि उसको सॉर्ट आउट करते हैं। पता नहीं हमारी हुकूमतें कब सीखेंगी कि यही तरामीम जो है, यही जो नैब कवानीन थे जो कभी बनाए थे और फिर मुशर्रफ साहब ने उसको जो है फनून लतीफ़ा का दर्जा दिया और उसके बाद वो पिछले 20 साल से 22 साल से इन लोगों के गले का फंदा बने रहे हैं और अब आगे थोड़ी बहुत उसको उन्होंने जो है उसकी नरमी पैदा की है। इसी तरह ये जितनी तरामीम कर रहे हैं ये इस तरह है कि जैसे इमरान खान ने सारी जिंदगी रहना है जेल में, अपोजिशन में, और इन्होंने सारी जिंदगी रहना इक़्तिदार में। तो हर एक चीज की पाकिस्तान में एक्सपायरी डेट है। मैं तो कभी किसी को नहीं देखा कि वो माशाल्लाह भी हैं तो 5-6 साल बाद हमने देखा है कि वो जो लैग लस्टर हो जाते हैं, उनको ऑफ कलर हो जाते हैं, फिर उनके खिलाफ हंगामे शुरू हो जाते हैं। उनकी भी एक शेल्फ लाइफ है, इक़्तिदार के तो सारों की एक शेल्फ लाइफ है। तो पता नहीं क्यों नहीं हम एक ऐसे कानून बनाते कि जो परमानेंट हो, लास्टिंग हो, लेकिन किया क्या जाए। दूसरी तरफ देखें कि जजेस ने ये अपने ऊपर नाफिज कर लिया है कि वो इमरान खान की जगह जो है कुछ जजेस ने कि वो अपोजिशन देंगे जो इमरान खान साहब नहीं दे पा रहा, और उनको ये कहीं से उन्होंने सोचा कि हमें मंत्रा मिल गया है और हमने उसका केस प्लीट करना है। तो इतनी पोलराइजेशन है कि इसके अंदर अब फैसला करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी तरामीम जो है मुमलिकत के लिए बदकिस्मती है कि आप रिएक्टिव होके ऐसी तरामीम बनाए या ऐसे इशू डेवलप करें जिसमें एक एक करके टारगेट किया जा रहा है कि आप हर चीज के अंदर आपको जो है कलिंग हो रही है और पिक एंड चूज है, इसको रखना है, इसको नहीं रखना। तो पता नहीं है कब तक चलेगा और फिर इसके जो फाइनली जो निजाम बनेगा वो आगे इसी जो आजकल के सियासतदानों को बरान है इनके गले का फंदा ना बन जाए, बस मुझे तो यही डर लगता है। तो ये बताइएगा न्याजी साहब, जजेस की हम बात कर रहे हैं, जो आईनी बेंचेस हैं उनके जजेस नॉमिनेट कर दिए गए हैं, उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल नहीं हैं। जस्टिस याया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, तीनों जो हैं वो नाम इसमें शामिल नहीं हैं। डज दैट मीन कि अब मजीद डिवाइड जो है वो हम देख सकते हैं जुडिशरी में? मजीद डिवाइड तो क्या होनी है जी, 2 जजेस का तो बिल्कुल लगता है कि वो उन्होंने होना ही नहीं था, जैसे मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस याया अफरीदी साहब, उनका जस्टिस मुनीब अख्तर का, उनका तो पता था कि उन्होंने नहीं होना। उन्हीं के लिए तो सारा बंदोबस्त किया गया था और सारे आपने जो है पिक एंड चूज और सारी कलिंग हो रही थी। लेकिन अब यह है कि याया अफरीदी साहब ने जब वहां पे चूंकि जब वोटिंग हुई आज, तो उन्होंने उनका जो मौक़िफ़ था, उनका तो था ही है कि पूरे फुल कोर्ट को जो आईनी बेंच का दर्जा दिया जाए। तो खैर वो तो कुछ सेंचुरी बनती थी, तो जितनी जो आपकी एक्सरसाइज थी 26th अमेंडमेंट की, वो सारी जो है सही हासिल होती या फिर उसी तरीके से होता, फिर वही सुप्रीम कोर्ट के जाए चीफ जस्टिस होते, फिर वही प्रैक्टिकल प्रोसीजर बिल के तहत वो जो अपनी उसमें से 5-6 जजेस चुनते, तो प्रणाला तो वही का वही जो है फिक्स रह जाता उससे नई भारत में भी। तो मेरा ख्याल है कि वो तो खैर मुमकिन नहीं था। और याया अफरीदी इसलिए नहीं आए कि उन्होंने प्रपोजल थे 11 जो फुल सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को जो आईनी कोर्ट बनाने में, तो सारे वो फिर जब उसके मुकाबले में जो एक नैरेटिव आया कि 7 जजेस जो है इनके एक बेंच बनाया जाए, तो ला मुहाला वो जस्टिस अफरीदी साहब जो है उसके हेड बन गए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सर।
आपको ये लगता है कि अब तक जो हमें यूनिटी नज़र आ रही थी, ये जस्टिस, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हूँ, मंसूर साहब हूँ, मुनीब साहब हूँ, ये दीगर उनके जो अब तक थे, जो आज लेटर लिखा गया है, उन्होंने लिखा है, जस्टिस मंसूर साहब ने लिखा है, वो तो कुछ और कहानी सुना रहा है कि उन्होंने उनको कहा जनाब कि आप जो है उसका इजलास बुलाएं, ये प्रोसीजर कमेटी का 26 अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ पिटीशंस हैं, उनके लिए आप ये बेंच तश्कील दें। जब उन्होंने नहीं बुलाया तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से उन्होंने इजलास बुला के उसको एडमिट कर लिया और फिर काज लिस्ट में नहीं आया। तो ये तवक्को रखते हैं जस्टिस ये मंसूर शाह साहब की, अभी भी उनको लगता है कि मेरे चांसेस हैं अगर मैं कोई बेंच बनवा लूँ, और हमारी शायद अक्सरियत है, 8/5 का पहले भी फैसला आया था जो हमने देखा था ये उनका लेडीज़ को सीट पे, तो अभी वो पूरी उम्मीद है कि एक फुल कोर्ट बुला लिया जाए तो शायद उनके चांसेस बन जाएंगे, तरमीम ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो उनको मौका मिल जाएगा। तो ये ख़त उन्होंने उसी बुनियाद पर लिखा और फिर याह्या अफरीदी साहब की बात समझ आ रही है कि ये सारा काम जो है ये मेरा कंबल चुराने के लिए किया जा रहा है, लिहाजा उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। सर मेरा ख्याल है मैं इसको डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। पहली बात तो यह है कि एक अंग्रेजी का लफ्ज है स्टर क्रेजी, एक ऐसा ताश पैदा करें कि जो बिल्कुल एक जो है ना बेहनम किस्म का हो और उससे और कुछ ना हो तो कमर में चीज रजिस्टर होती है। अब दो चीजें हैं, पहली बात तो यह है कि याह्या अफरीदी साहब जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के लिए कोई हमेशा कंफर्टेबल होंगे या उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे या वो मुनीब अख्तर या मंसूर अली शाह साहब के मुताबिक चलेंगे। अब जब इन्होंने किया होगा तो इन ऑल फेयरनेस याह्या अफरीदी साहब ने ये सोचा होगा कि 26 अमेंडमेंट के बाद वो नहीं बुला सकते, लेकिन उन्होंने ये ख्याल किया होगा कि हम कैसा करें कि अगर शायद ना भी हो तो जैसे आज पूरे हंगामा मच गया, पीटीआई वालों ने उसके लिए एक नैरेटिव बनाया, सोशल मीडिया के ऊपर उसको उछाला और उसके हर तरीके से उसको हर जाविये से उसको खंगाला, एक उनका पब्लिक जो है एक उसकी एक नई पोजीशनिंग सामने आई और लगा कि आज फिर एक अदालती प्याली में एक पूरा तूफान बर्पा हो चुका था। तो दो इश्यूज हो सकते हैं कि उसमें ये नहीं कि याह्या अफरीदी साहब ने मेरिट पे कहा हो, मतलब उनके विदाउट एनी जो है प्रेजुडिस या उनके साथ वजह नजा के बगैर जो है मुनीब साहब के और मंसूर अली शाह साहब के, और साथ उन्होंने जब किया तो याह्या अफरीदी साहब ये समझो कि 26वीं तरमीम के बाद इसकी गुंजाइश बनती नहीं है कि आप एक फुल को बना के आइन को उड़ा दें, क्योंकि फिर एक नया क्राइसिस पैदा हो जाता कि पार्लियामेंट ने फिर उसको नलीफाई कर देना था, तो फिर वो टग ऑफ वार होती। तो उसमें याह्या अफरीदी साहब भी उन्होंने भी अपने एक रजिस्टर करवा दिया और याह्या अफरीदी साहब ने भी उसमें से जो एक म्याना रवि का था या आइन के मुताबिक चलना था उसके मुताबिक चले। ये जो लास्ट वीक ये इंप्रेशन आया था कि फौरी तौर पर प्रोसीजर एक्ट कमेटी में दोबारा मंसूर साहब और मुनीब साहब आ गए थे जो मेजॉरिटी में थे और चीफ जस्टिस साहब का एक सिंगल वोट था, तो वो जो शायद तस्वर बन गया था कि ये हुकूमत की जो कोशिश थी कि ये ट्राइका को तोड़ा जाए और ऐसा चीफ जस्टिस लाया जाए कि जो थोड़ा सा ये फेयर हो, न्यूट्रल हो, मतलब हुकूमत को थोड़ा सा फील हुआ कि शायद हमें ज़्यादा लगी है इसलिए वो नई तरमीम की बात करने लगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो आज बड़ा क्लियरली एक लाउड उनका सामने आया है कि वो आप भी जैसे कह रहे हैं कि उनकी मर्जी के काम नहीं करेंगे, वो ऐसी तरमीम को टेकअप नहीं करेंगे वो जिसके तहत वो खुद चीफ जस्टिस बने बैठे। तो उन्होंने कैसे उम्मीद रखी हुई है जस्टिस मंसूर साहब ने कि तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसकी सारी पटिशन को रिवर्स हो जाएगी और कोर्ट इसको ख़त्म कर देगा और फिर ये याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। उनको ये उम्मीद कैसे है ये जिसके लिए वो लड़ रहे हैं और उन्होंने लेटर भी लिखा है? जी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, मतलब मुझे तो एक लम्हे के लिए कंफ्यूजन नहीं था कि ये प्रैक्टिस प्रोसीजर, ये मुझे तो एक लम्हे के लिए कंफ्यूजन नहीं था कि जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो बिल है जो उसके मुताबिक जो उन्होंने कमेटी बनाई है, ये कुछ डिस्टर्ब हो रहा है पता दरमियान में। नहीं ठीक है सर, आवाज आपकी क्लियर है सर, बोलते रहें प्लीज। अच्छा, तो जो उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बनाई थी वो उसकी कमेटी थी जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसे आईनी कोर्ट के से हट के जो बनना था जी, आज भी वो उसकी है। इसमें उन्होंने ये जरूर है कि अपना एक थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच किया, एक तजावज किया कि उसको उन्होंने इस्तेमाल किया कि इसको फुल सुप्रीम कोर्ट जब तक कमेटी नहीं बैठी तो उनका ख्याल था कि उससे पहले हम फुल कोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट के हम इसको उड़ा दिया जाए।
तो मेरा नहीं ख्याल कि याया अफरीदी का साहब जो है इतने बतले हुर्रियत बनते जितने कि मुनीब साहब या मंसूर शाह साहब बतले हुर्रियत बनने के चक्कर में थे। तो वो तो एक बात समझ में आती है, क्योंकि इन्होंने जो अब आईनी बेंच की जो कमेटी है वो बिल्कुल फर्क है। आज उन्होंने वो भी आइडेंटिफाई कर दिया कि अमीरुद्दीन साहब और 3 सीनियर जजेस जो है वो कमेटी बनेगी और वो उसमें से इससे एक और बात समझ आ रही है न्याय साहब, आपकी गुफ्तगू से जिस तरह बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और चीज़ें समझ आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब, जो मैं पहले भी कहते रहता हूँ, बिल्कुल एक इंग्लिश क्लासिक एक जज की तरह है। कह रहा था कि ये हमारा तस्वर तो यही था, जिसको आपने क्लियर करने की कोशिश भी की है, कि ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो शायद इनके जस्टिस मंसूर साहब, मुनीब साहब का जो स्कूल ऑफ थाट है उसके साथ एग्री करते हैं। लेकिन आज वाला जो लेटर है जिस पे आपने पहले भी बात की है, तो वो उससे दूर हट रहे हैं। वो मतलब ही वांट्स टू गो बाय द बुक, कि जो अगर कानून ने बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया, हम उसके तहत जाएंगे। तो जस्टिस मंसूर साहब जो रेजिस्ट कर रहे हैं, कोई इसका नतीजा निकलेगा, आपका ख्याल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जो कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि बहरहाल जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है और पार्लियामान ने ही अल्टीमेटली जो है वो करना होता है, प्रिवेल करना होता है।